तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच, वो थोड़ा सा रह गया था। तो आज हम इसको वापस स्टार्टिंग से देख रहे हैं। तो इसको देखिए क्या कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमारे पास कौन सा अल्फा पार्टिकल है। इस अल्फा पार्टिकल को मैंने क्या किया, न्यूक्लियस के ऊपर क्या किया, बॉम्बार्ड किया। ऑब्वियस सी बात है, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है +2 और न्यूक्लियस पे भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये अल्फा पार्टिकल इधर आएगा तो ये वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो क्या होगा, इस रिपल्सन से मान लो ये अल्फा पार्टिकल है, ये इधर की ओर आएगा तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये इससे हेड ऑन कोलाइड नहीं कर पाएगा। सपोज करो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल। अब ये अल्फा पार्टिकल ऐसे आएगा तो अपने को पता है अगर ये हेड ऑन हो, मैं 180 डिग्री से जो बाउंस बैक होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जब ये ऐसे आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से ये रिपेल करेगा। यहाँ पे मान लो इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस का मीनिंग ये होता है ये वाला अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के रेंज में नहीं है, ठीक है। और जैसे ये काइनेटिक एनर्जी से, जो के ए लिखा है मैंने, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, इस काइनेटिक एनर्जी से अगर ये एंटर करता है इसके फील्ड के अंदर, इसके रीजन के अंदर जहां पे ये और ये इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही एंट्री करेगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है अल्फा पार्टिकल वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ रिपल्सन ऑफ न्यूक्लियस। और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जब ये क्या होगा, पूरा का पूरा रुक जाएगा। अगर वो 180 डिग्री वाले की बात कर रहे हैं तो बताओ ये कितना नजदीक पहुंचेगा न्यूक्लियस के, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच। और ये जो डिस्टेंस होगी, ये बीच वाली जो ये वाली है, ये यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल रुक गया है, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अगेन ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके। हमें पता है यहाँ काइनेटिक एनर्जी थी, जब ये रेंज में नहीं था तो ये न्यूक्लियस इस अल्फा पार्टिकल को इफेक्ट नहीं कर रहा था, तो इस न्यूक्लियस के कारण इस अल्फा पार्टिकल पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, 0। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी एंटर करेगी, जैसे पास में जाएगा काइनेटिक एनर्जी होगी कम, तो वो किस में चली जाएगी, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। और जैसे पॉइंट बी पे पहुंचा तो डेफिनेटली पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहां से गिराता हूं, ये नीचे की ओर आएगा, ये नीचे की ओर आएगा तो हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, जो पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होता है। तो ये नीचे की ओर आएगा, हर पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व्ड है, और हर एक पॉइंट पे जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो mgh आता है, ये आपको कैलकुलेट भी करोगे फिजिक्स में। तो ये जो हर पॉइंट पे नीचे की ओर आएगा, तो ये अगर एनर्जी कंजर्व्ड है तो यहाँ पे भी क्या होगा, यही एनर्जी कंजर्व्ड होगी। हर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है, 0, ओनली पोटेंशियल एनर्जी है। इधर क्या हुआ, पोटेंशियल हो गई कम, जो हाइट कम हो रही है, और काइनेटिक हो रही है ज्यादा हो रही है, क्योंकि पहले वेलोसिटी 0 थी और वेलोसिटी बढ़ गई। यहाँ पे वही केस है, अल्फा पार्टिकल इधर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, रिपल्सन के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी कम, तो क्या बढ़ेगी फिर, पोटेंशियल एनर्जी। और इस पॉइंट पे पूरी काइनेटिक कन्वर्ट होगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। और मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन R, ठीक है। Q1 जो है वो क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस पे प्रोटॉन है Z, ठीक है, इसको हमने Z बोला, और Z जो है उसको हमने क्या किया, E से मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज आ गया, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे। तो ये चार्ज ऑन न्यूक्लियस आ गया Z इंटू E। बेटा आवाज सही आ रही है, तो आप सुनो इसको, मैं अगेन कह रहा हूं आप सबको कह रहा हूं, केवल सुन लें, बीच में डिस्टर्बेंस होगा मैं वापस रिपीट कर दूंगा। तो यहाँ पे Q1 आ गया। अब ये जो Q2 है, ये Q2 हमारे पास क्या होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है उस पर कितना चार्ज होता है, +2, तो इसको 2 इंटू ई कर दिया, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव +2 का मतलब क्या होगा, 2 का मतलब 2 यूनिट का चार्ज, और 1 यूनिट पे चार्ज मानते हैं E के बराबर, तो ये क्या होगा 2 इंटू ई। तो फॉर्मूला क्या होगा, KQ1 Q2 अपॉन R। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी देखते हैं, डिस्टेंस हो गया R0, इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू पुट की Z इंटू ई, और यहाँ पे 2 इंटू ई, तो ये ZE स्क्वायर आ गया और 2 बाहर आ गया इस तरह से। तो ये हमने लिख दिया, ये ओनली किसके लिए, फॉर दिस सिस्टम, मतलब अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के सिस्टम के लिए, ध्यान रखना। अब देखो इसका मतलब ये हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, और बी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है उसका सम क्या होगा, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, टोटल एनर्जी को हमने क्या, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बताओ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, बताओ जल्दी बताओ। ए पॉइंट पे 0, बिल्कुल ए पॉइंट पे 0, और काइनेटिक एनर्जी बी, और काइनेटिक एनर्जी बी पे 0, ठीक है। बस अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो,
हाफ एम वी ए स्क्वायर। एम क्या है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और यहां पे क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। अब सुनो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने डेराइव कर लिया था, 2kZe² अपॉन आर नॉट। आर नॉट इज द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच। अब देख लो आर नॉट निकाल लो। आर नॉट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 4kZe² अपॉन mva², या हम इसको अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखे तो 2kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। ठीक है ना? ये हमारे पास क्या हो गया? रिलेशन आ गया इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो इसको एक बार देखो। और यहां पे मैं एक और क्वेश्चन आपको दे देता हूं। सपोज करो हमारे पास एक पॉइंट सी ले लिया बीच में, ठीक है ना, और इस पॉइंट सी और न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस है वो सपोज करो मेरे पास आर है। ठीक है, ये सी पॉइंट और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या है? आर है। तो आपको इस पॉइंट सी पे फाइंड करना है वी सी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी। इसका फॉर्मूला फाइंड करना है। क्लियर है चीज? वापस रिपीट कर रहा हूं, अल्फा पार्टिकल यहां के रुक गए, उससे पहले एक पॉइंट मैंने सी एज्यूम किया है। उस पॉइंट सी पे जो न्यूक्लियस है आर डिस्टेंस पे है, उस पे वेलोसिटी बतानी है कि सी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर है चीज? तो उम्मीद है इसको करोगे, अभी जल्दी करो। कोई डाउट हो तो पहले पूछो, बाकी करना स्टार्ट करो। अब इस पॉइंट को हम देखते हैं, यहां पे पॉइंट सी वाले पे ना, अब यहां पे क्या कंडीशन आएगी? अकॉर्डिंग टू वही यहां लिखे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना? अब देखो इस पॉइंट पे देखो क्या होगा, सी पॉइंट पे। तो अपने को पता है एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। ये किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। सही ना? ये बात सभी एग्री करते हैं इस पॉइंट से? इस पॉइंट से भी एग्री करते हैं क्या? ठीक है। प्लस अब अपने को चूज करना है, तो अब अपने पास दो फॉर्मूले, या तो ये यूज कर सकते हैं या ये यूज कर सकते हैं। अब अपने को पूछा है वीसी और गिवन है आर। ध्यान रखना, वीसी और गिवन है आर, इसका मतलब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको यूज नहीं करते, हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन पहले लेते हैं। अच्छा, इसमें बताओ काइनेटिक एनर्जी बी पे कितनी है? 0, और यहां पोटेंशियल एनर्जी ए पे कितनी है? 0। तो केस फर्स्ट ले लेते हैं हम, फर्स्ट केस में ले लेते हैं हम। यहां पे इसको ले लेते हैं, मैं इसको ले लेता हूं मैं, ये जो कॉम्बिनेशन है ये और ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये पहला कंडीशन है केस फर्स्ट, और इसको केस सेकंड लेते हैं। केस फर्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी की वैल्यू कितनी होगी बताओ? बोलो। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस सी पे पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या? बोलो 2kZe² अपॉन क्या होगा? आर। दिस इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, और ये होगा 2kZe² अपॉन आर नॉट। क्लियर है? अब इसको हमने इधर उधर ट्रांसफर किया। ठीक है, अब बताओ वीसी हाफ एम वी सी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर भेजा। देखो ये टर्म kZe² 2 ये कॉमन आ जाएगा, और इधर माइनस आ जाएगा, तो अपने पास क्या होगा? 2kZe², और यहां पे 1 अपॉन आर नॉट माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब VC² निकालना है, तो VC निकाला था। VC क्या होगा? ओवरऑल के ऊपर रूट आएगा, ओवरऑल के ऊपर रूट आएगा, तो ये कितना होगा? यहाँ पे 4kZe² अपॉन, देखो अपॉन क्या आ जाएगा? M, और यहां पे लिख सकते हैं हम इसको R माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये केस फर्स्ट हो गया, और केस सेकंड खुद करोगे। केस सेकंड हम वर्बली बता सकते हैं क्या होगा, हम इन दोनों को यूज कर रहे हैं। तो ये हाफ एम वी ए स्क्वायर, सपोज करो ये आर नहीं गिवन है,
और आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी एट ए दे रखा है, तब क्या करोगे आप, तो हाफ वी ए स्क्वायर यूज करोगे, और ये आर नॉट दे रखा है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, यहां पे कोई जो भी पूछे तो केस सेकंड भी यूज कर सकते हो, केस फर्स्ट भी, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो आप केस सेकंड अगर यूज करना चाहते हो तो ये सोचो कि वी ए गिवन है, ठीक है ना, और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी निकालना है, क्लियर है, या वीसी गिवन है, तो यहाँ पे ये अगर आर निकालना तो वो आर कैलकुलेट कर सकते हो, क्वेश्चन कैसा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वाला मैं पोर्शन है होमवर्क के लिए रखता हूं आपके, ठीक है। बताओ अगर आर पूछे तो आपको ये दोनों दे रखे होने चाहिए, तब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लिखो इसको जल्दी। सर अब आप वीडियो से डालोगे क्या? हाँ नहीं यार, देखो इसमें मैं बता देता हूँ ये क्या है, इसको केस को एक बार देख लेते हैं। वीसी जो है वो क्या है, ये वीसी क्या है अपने पास, वीसी एंड वी ए ये गिवन है, और आपको ये आर पूछेगा, ठीक है ना। तो ये आपको उस केस में आपको ये होमवर्क वाला केस है, तो आप इसको देखना, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में देखो क्या था, रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी कर ली थी, न्यूक्लियस की, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, तो इसने एटम को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है ना। इसने जो एटम को है दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो इसने क्या बोला था, न्यूक्लियर पार्ट, एक इसने बोला था न्यूक्लियर, और एक क्या था, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है ना। अब न्यूक्लियर पार्ट के लिए तो वही न्यूक्लियस की जो डेफिनेशन है वही है, ये क्या होगा, वेरी स्मॉल, फिर क्या होगा, वेरी स्मॉल, हाईली डेंस, हाईली डेंस, और क्या था, बोलो, पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही, वेरी स्मॉल, पॉजिटिवली चार्ज, हाईली डेंस, और क्या होगा, हैवी। पूरा मास जो होता है वो इसी में, एटम का पूरा मास बेसिकली इसी में कंसेंट्रेट होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया, और यहां पे क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है, बोलो, मैक्सिमम एम्प्टी पार्ट इन विच, बोलो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियर, बिल्कुल सही, अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये था, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ई माइनस, तो नेगेटिव चार्ज हो गया, इस तरह से इसने बोला था। और यहां पे अगर अब इसने हैवी जो बोला था उसके बेसिस के ऊपर इसने बताया कि कोई भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है, ठीक है ना, उस यहां पे न्यूक्लियर पार्ट के अंदर होते क्या है, अगर मैं न्यूक्लियर पार्ट की बात करूं तो न्यूक्लियर पार्ट में होता क्या है, प्रोटॉन एंड क्या होता है, न्यूट्रॉन, इन दोनों को हम कंबाइन लिखा बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, हाँ न्यूक्लियॉन, तो ये न्यूक्लियॉन हो गया। अब देखो अगर मेरे पास एक सिंबल हो, ये मान लो ये ए है, और ये क्या होगा अपने पास, ये जेड है और ये ए है, ठीक है, ऐसे सिंबल लिखते हैं। तो हमें पता है जो जेड होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, और जो ए होता है वो क्या, मास नंबर, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या जेड प्लस एन के बराबर होता है। तो एन इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस जेड, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में, बस एक बार मैंने इसको वापस लिख दिया कि इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर क्या किया, रदरफोर्ड ने और बहुत बड़े काम किए थे, जिसमें ये था, इसने एटम की साइज बताई थी, अप्रोक्सीमेटली बातें कर रहे हैं हम सब। तो इसने कहा बिल्कुल बिल्कुल, तो जो रेडियस जो होती है, रेडियस ऑफ एटम, जिसको मैं आर ए लिखता हूं, ये इसने बोला था 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर और 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर या 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये इसने रेडियस ऑफ एटम बताई थी, आर ए लिखा है मैंने, रेडियस ऑफ एटम। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो है ये केवल उसका पावर को हमने रिप्रेजेंट किया है, ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 भी हो सकती है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 10 भी हो सकती है, लेकिन जो पावर का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसने बताया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो इसने कहा था कि ये जो आर एन होता है, इसका जो ऑर्डर होता है आर एन का, वो बेसिकली होता है क्या, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर ऑर्डर का। अगेन आगे कोई ना कोई वैल्यू होगी, और अगर मैं इसको लिखूं तो ये होता है 1 FM। FM क्या होता है बताओ,
FM क्या होता है? हेक्टोमीटर। हाँ, फर्मी, फर्मी, ठीक है ना। तो ये 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसने लमसम आइडिया दिया और ये कहा था कि जो न्यूक्लियस और एटम की जो रेडियस है उसका अगर रेशियो निकाला जाए, ठीक है ना, तो या एट RA/RN किया जाए तो मेरे पास बताओ कितना आएगा? 10 टू द पावर -10/10 टू द पावर -15, तो 10 टू द पावर 5। इसका मतलब ये हुआ एटम की जो रेडियस होती है वो न्यूक्लियस की रेडियस से 10 टू द पावर 5 टाइम्स होता है। 10 टू द पावर 5 का मतलब कितना हो गया? 1 लाख हो गया। इसका मतलब ये हुआ अगर न्यूक्लियस की रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, कीप इन माइंड, न्यूक्लियस की रेडियस 1 सेंटीमीटर हो तो एटम की बाउंड्री 1 किलोमीटर आएगी। ध्यान रखना, एटम की बाउंड्री 1 किलोमीटर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कोई एटम की बाउंड्री पे अगर खड़ा है तो न्यूक्लियस को देख भी नहीं सकता, इतना स्मॉल होता है, इतना स्मॉल, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करो अपना जो बरकतुल्लाह खान स्टेडियम है, ठीक है, उस स्टेडियम के अंदर अगर आपको बाउंड्री पे खड़ा कर दे और पिच के सेंटर पे छोटा कंचा रख दे तो आपको क्या होगा? वो कंचा दिखेगा ही नहीं। तो उस तरह का हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो इतना स्मॉल होता है कौन? इतना स्मॉल होता है न्यूक्लियस। मतलब एटम की बाउंड्री पे खड़े हो तो वो आपको हो सकता है दिखे भी नहीं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन लिखो, फिर और बातें बताता हूं मैं इसके बारे में। लिखो जल्दी। अब इसको मैं ये वाला पोर्शन एक बार इरेज कर देता हूं। सर इसको रेडियस के बारे में पता नहीं चला क्योंकि हाँ, एक्चुअली में बिल्कुल बिल्कुल ये जो अप्रोच है ना, उसने उसके अप्रोच को कैलकुलेट किया था काइनेटिक एनर्जी और उसके टर्म में, और बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं था। आज के डेट में हम प्रिसाइजली जानते हैं और उस समय बहुत ज्यादा प्रिसाइज भी नहीं था, ठीक है ना। तो अब देखो उसके तरीके थे बहुत सारे। जैसे हमने जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना, तो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से ही हमें आइडिया हो गया था कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आज के डेट में पढ़ते हैं कि हर एक एटम का मास हम एक्यूरेटली कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है, क्योंकि हमें पता है कि जितना ज्यादा मास होगा वो उतना ही ज्यादा क्या दूर जाएगा। तो उसके याद है मैंने फॉर्मूला बताया था, E/m इक्वल टू क्या था? E/RB²। R क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R की वैल्यू जो वेरी करेगी उसके बेसिस के ऊपर वो डिसाइड होता था। आधी बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी और इसने ये बताया था, अप्रोक्सीमेट आइडिया दिया था 10 टू पावर, पहले तो कम, पहले इसने कहा था कि 10 टू पावर -8 मीटर के आसपास हो सकता है, लेकिन फिर बाद में और प्रिसाइज इसने बताया कि 10 टू पावर -10 होता है। अगेन वही कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड थी चीजें, ठीक है ना। नहीं तो डेंसिटी और मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो कैलकुलेट कर रहा था वो फिट नहीं बैठ रहा था, क्लियर है। हालांकि रदरफोर्ड मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं था, ध्यान रखना। अब देखो इधर, अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये रेडियस जो न्यूक्लियस का जो है, इसका मतलब आप एक बात बताओ, अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस की साइज क्या होगी? अरे कम कैसे होगी बेटा? बढ़ेगी ना, है ना। तो देखो बढ़ेगी क्यों? तो इसका मतलब Rn जो होगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होगा, वो हमेशा क्या होगा? एक किसकी वैल्यू के प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियन के। और वो रिलेट किस तरह से करता है वो ये देखते हैं। ये R0 एक कांस्टेंट वैल्यू और फिर यहाँ a की पावर 1/3, और a जो हमारे पास है वो क्या है? a जो है हमारे पास क्या है? मास नंबर, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है। और ये जो a जो मास नंबर जो a है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है। और R0 की जो वैल्यू होती है वो एक कांस्टेंट है जिसको 1.25 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। ध्यान रखना, हो सकता है आपको कोई और वैल्यू दे दे, 1.33 दे दे, तो ये एक वेरिएबल टर्म है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लेते हैं, बट दो टर्म जनरली यूज करते हैं, 1.25 एंड 1.33, ठीक है ना। तो वो गिवन होता है। जैसे जैसे और जो मेजरमेंट प्रिसाइज होते गए तो ये वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते गए, ठीक है ना। तो हम अप्रोक्सीमेटली ये लेके चलते हैं, ठीक। अब देखो क्या है, तो अब क्या एटॉमिक मास मतलब मास नंबर, वही मास नंबर जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। फाइंड रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस। देखो कन्वर्सेशन मत करो आपस में,
फाइंड रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस। करो जल्दी इसको। एल्यूमिनियम का जो मास नंबर होता है 27 है। 3.75 into 10 to the power minus 3.75 into 10 to the power बिल्कुल minus बिल्कुल 13 बिल्कुल centimeter. एग्जैक्टली यही आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 27 न्यूक्लियस इज आर। फाइंड रेडियस ऑफ टेलुरियम 125 न्यूक्लियस। ठीक है ना, इन टर्म ऑफ आर। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूं। हमें पता है ए कितना है हमारे पास, ए जो है वो है 27 और 27 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 3। सही है ना, 27 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो बताओ फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस वो कितना आएगा 1.25 10 टू द पावर माइनस 13 इंटू 3 की पावर 3 इसकी पावर 1/3। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां पे कितना आएगा बताओ 3.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है टेलुरियम न्यूक्लियस का। तो अगेन हमें पता ही है, हाँ बताओ 5/3 times r. बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब यहाँ पे हम बात करें इसके बारे में, ढंग से सुनना है इसको। जिनको ये वाला नहीं समझ में आया तो इसको एक बार देख लो। हमें पता है कि एल्यूमिनियम के लिए हम बात करें, 5/3 r. देखो आर जो होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है वो ए की पावर 1/3 इसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं इसको रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ टेलुरियम न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस इक्वल टू क्या हो जाएगा मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास नंबर ऑफ क्या आ जाएगा टेलुरियम, सॉरी मास एल्यूमिनियम, इसकी पावर आ जाएगा 1/3। इसकी पावर आ जाएगी 1/3। क्यों? क्योंकि ये आर डॉट जो है वो यहाँ पे वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कांस्टेंट है ना। अब ये वैल्यू में आर दे रखा है तो देखो कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे आर जो टेलुरियम है टी और रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम क्वेश्चन में गिवन है इट इज आर, तो ये मैंने आर पुट कर दिया इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे टेलुरियम का ए कितना है बोलो 125, मतलब 5 की पावर 3 और यहाँ पे क्या है 27, तो वो कितना हो गया 3 की पावर 3 और इसकी पावर अपने पास क्या आएगा 1/3, तो कितना आएगा 5/3। तो ऑब्वियसली बात है रेडियस ऑफ टेलुरियम जो होगा न्यूक्लियस का तो वो होगा क्या 5/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, ये आया था कितने जनों के आया था, किस किस के आ गया था? वेरी गुड वेरी गुड। और ये मैं बता दूं मेडिकल एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन 2016 के अंदर आ रखा है AIPMT में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना ये। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो अब हम बात करते हैं वॉल्यूम का रेशियो, ध्यान रखना वॉल्यूम के रेशियो की बात कर रहे हैं हम। तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये बताओ क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये होगा रेडियस ऑफ एटम 4/3 पाई आर ए क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर एन क्यूब, ये तो कैंसिल हो गया। अब बताओ एटम और न्यूक्लियस की रेडियस का रेशियो था 10 टू द पावर 5, याद है रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल 10 टू द पावर 5 और यहां वैल्यू पुट की तो ये आ गया 10 टू द पावर 15, मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10 टू द पावर 15 टाइम्स ऑफ, बताओ ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर है। अब देखो इसमें एक और छोटा सा पॉइंट, डेंसिटी का फॉर्मूला देखते हैं। डेंसिटी क्या होती है बताओ? बिल्कुल, डेंसिटी किसकी बात करें न्यूक्लियस की, तो यहां पे क्या आएगा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान रखना अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर रहे हैं। मास जो होता है उसको मैं किसके बराबर ले लूं ए के बराबर, मास को मैंने किसके इक्वल ले लिया ए के बराबर। ये थोड़ा लमसम है, हल्का सा वेरिएशन होता है क्योंकि मास नंबर जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है और एटॉमिक मास फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, अपॉन
यहाँ पे क्या होगा 4/3 4/3 पाई आर एन क्यूब, सही है ना? होता है कि नहीं होता है? तो देखो अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना, डेंसिटी इक्वल टू ए अपॉन 4/3 पाई आर एन क्यूब क्यों क्या रखें, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये क्या होगा आर नॉट क्यूब और ए, सही है? देख लो इधर, ये और ए क्या हो गया, ए और ए कैंसल, ए और ए कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये आया कितना 3/4 पाई आर नॉट क्यूब। क्लियर है? तो बताओ क्या डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना, वो क्या होगा इज सेम फॉर ऑल एटम, ऑल एटम। हालांकि ये ठीक है, लमसम हम ऑर्डर लिख देते हैं, तो ये ध्यान रखना, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, न्यूक्लियस की डेंसिटी को हम क्या मानते हैं, सभी के लिए सेम होगा। रीजन क्या होता है, मास नंबर और मास नंबर कैंसिल हो जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना, मास नंबर और मास नंबर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए हम डेंसिटी क्या मानते हैं, एटम्स के लिए, जितने भी एटम्स हैं उन एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए, वो हम सभी के लिए एक ही मानते हैं, ध्यान रखना। ये बात समझ में आई सभी को? Yes, sir.